स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेद में। आज हम पढ़ेंगे जो द्रव्यगुण विज्ञान की जो सीरीज चल रही है उसमें 5वीं सीरीज को हम देखेंगे और उसमें जो भी प्रश्न है उसको इस तरीके से पढ़ा जाएगा ताकि सारी चीज़ें जो हैं आपको जिस क्रम में बताए जा रहे हैं उस तरह से तैयार हो जाए। ठीक है, तो आज MCQ भाग 5 है द्रव्यगुण विज्ञान से। इसमें प्रश्नों को हम देख लेते हैं और बार बार आपको क्या कहा जा रहा है कि जो भी प्रश्न हैं स्पष्ट हैं और आपके जो आयुर्वेद बोर्ड है, उत्तर प्रदेश आयुर्वेद यूनानी जो तिब्बी सिस्टम पद्धति जो बोर्ड है उसके आधार पे जो पाठ्यक्रम है उससे सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जितने भी अलग राज्य के जो भी स्टूडेंट हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, द्रव्यगुण का विषय, रसशास्त्र का विषय, भेषज कल्पना का विषय, ये लगभग सारे राज्यों में एक तरह का ही है। स्वास्थ्यवृत्त से कुछ चीज़ें इधर उधर हैं लेकिन स्वास्थ्यवृत्त भी मिलता जुलता है। बाकी जो विषय हैं उसमें थोड़ी सी बदलाव देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी विषय वस्तु पे आधारित है। तो ऐसा नहीं है कि बस उत्तर प्रदेश के फार्मासिस्ट ही बस इसको अटेंड कर सकते हैं, इस क्लास को कर सकते हैं। अलग स्टेट के जो स्टूडेंट हैं वो भी जो है इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। और एक और चीज़ बता दें कि अभी जो हिमाचल प्रदेश में जो भर्ती आई हुई है तो अभी इंक्वायरी आ रही है बहुत सारे बच्चों की, तो उनको हम बता दें कि अभी आपकी परीक्षाएं नहीं होंगी क्योंकि चुनाव का समय नज़दीक आ गया है। चुनाव होने वाला है, इसी महीने से शुरू हो जाएगी चुनाव की प्रक्रिया। तो आप ये ना टेंशन में लें कि नहीं हम क्लास ज्वाइन करेंगे और उसके बाद से क्या होगा कि एग्ज़ाम्स जो है बीच में हो जाएगा, हमारी तैयारी भी नहीं हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है। आपको अगर क्लासेस ज्वाइन करना है तो हमने जो बेसिक क्लासेस दी हैं यूपी फार्मासिस्ट के अंतर्गत जो दिया गया है उसको आप ले करके परचेज करके कर सकते हैं। स्पेसिफिक कोर्स जो है हिमाचल प्रदेश के लिए वो जो है आपके कोर्स पे ही आधारित है क्योंकि सारे जो विषय वस्तु आपसे मिलते जुलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है इस MCQ भाग का, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अनुरस का लक्षण नहीं है। अनुरस का लक्षण किसे नहीं कहा गया या अनुरस में कौन सा लक्षण नहीं मिलता है। तो अनुरस में लक्षण नहीं मिलने का कारण क्या है कि यह क्या है, प्रथम व्यक्त होता है। तो कह रहा है कि अनुरस का लक्षण नहीं है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि शुष्क अवस्था में व्यक्त, तो ये तो होता ही है। पश्चात व्यक्त मतलब कि बाद में अनुरस जो है महसूस होता है, व्यक्त होता है, उसके रस के बारे में पता चलता है। प्रथम व्यक्त जो है जो ही हम उसको प्रयोग में लेते हैं तो उसका जो रस है व्यक्त होता है, ऐसा नहीं है। तो क्योंकि नहीं पूछ रहा है इसलिए प्रथम व्यक्त होगा और ईसद व्यक्त दिया है। तो आपको क्या ऑप्शन सही करना है कि अनुरस का लक्षण नहीं है, तो नहीं है क्या, प्रथम व्यक्त। ठीक है, आगे अगला प्रश्न अगर देखें तो इसमें देखिए ये भी सरल तरीके से ही दिया है। इसमें कह रहा है तृप्ति, प्रसन्नता, आहार्दन किस रस का लक्षण है। तृप्ति, प्रसन्नता, आहार्दन किस रस का लक्षण है। तो आपको क्या बताना है कि तृप्ति, आहार्दन जो है, प्रसन्नता, ये लक्षण जो है मधुर रस का है। मधुर रस को कभी भी जितने भी अच्छी एक तरह से हम कह सकते हैं विशेषताएं जो होती हैं वो मधुर रस में होती हैं। एक तरह से गुरु है लेकिन पथ्य होता है, तृप्ति प्रदान करता है, प्रसन्नता प्रदान करता है और आहार्दन करता है। आहार्दन का मतलब हृदय को एक तरह से संतृप्ति प्रदान करता है। ठीक है, तो ये मधुर रस के लक्षण हैं। आगे अगर प्रश्न देखें तो तीसरे प्रश्न में कह रहा है लाला स्त्राव, क्या कह रहा है, लाला स्त्राव वर्धक। तो लाला स्त्राव वर्धक रस है। लाला स्त्राव वर्धक का मतलब क्या है, जो लाल का स्त्राव हो रहा है, लार का, लाला स्त्राव का मतलब क्या है, लार का जो स्त्राव हो रहा है, जिह्वा से जो लार व्यक्त हो रही है, वह वर्धन कौन करता है। तो देखिए लार जो है ज्यादातर कटु मतलब कि तीखा, कटु का मतलब क्या है, तीखा, और अम्ल का मतलब क्या है, खट्टा। ये दो जो रस हैं, दो रस जो हैं ये क्या करते हैं, लाला स्त्राव वर्धक का कार्य करते हैं। मतलब कि लार को बढ़ाते हैं या लार को अस्त्रावित कराते हैं। ठीक है, दिमाग में रहेगा। लाला स्त्राव का मतलब क्या है, लार का स्त्राव। तो लाल का स्त्राव जो है किससे हो रहा है, कटु और अम्ल से। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो अलग अलग दिया है ना, कटु अलग है, अम्ल अलग है, तो इसमें दोनों जो है सही है, इसलिए कटु अम्ल आप सही करोगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए इतने सरल प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न अगर आपको समझने में अगर देर लगे तो दिक्कत की बात है। पढ़ेंगे आप सही तरीके से तो सारे प्रश्न जो है अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, चौथा प्रश्न कह रहा है कि अम्ल रस का लक्षण है। तो अम्ल रस क्या करता है, तो आपको पता होगा
षड्निंद्रिय प्रसादन नहीं करता है, मुख वैधकर नहीं है, रसना उत्तेजक नहीं है, मतलब कि रस की उत्तेजना बढ़ा देता नहीं है। कह रहा है कि दंत हर्ष, दंत हर्ष का मतलब होता है दांत में खटास या दांतों को खट्टा करना, दांतों को खट्टा करना या दांतों में एक तरह से हर्ष उत्पन्न करना। किसका लक्षण है? अम्ल रस का। मतलब कि दांत खट्टे किससे होते हैं? खट्टे रस से। मतलब कि जो खट्टा रस है, अम्ल जिसको बोला गया है, उसको खाने से दांतों में खटास उत्पन्न हो जाती है, खट्टा हो जाता है। तो ये प्रकृति उसकी बताई जा रही है। अगला प्रश्न अगर देखा जाए तो 5वें प्रश्न में देखिए कह रहा है स्वयं अरुचिकर होते हुए भी रुचि उत्पन्न करने वाला रस है। ये पूरा जो है एक तरह से रस पे आधारित है और इतने बेहतरीन प्रश्न आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको तैयार करना है और ये प्रश्न जो है रसों पे पूछे जा सकते हैं। तो कह रहा है कि स्वयं अरुचिकर होते हुए भी रुचि उत्पन्न करने वाला रस है। मतलब कि यह क्या है? अरुचिकर है, खाने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन तब भी यह क्या करता है? भोजन में रुचि को उत्पन्न कर देता है। खाने में अच्छा नहीं लगता है लेकिन भोजन में रुचि उत्पन्न कर देता है। तो वह कौन सा रस है? तिक्त रस है, जिसे हम कड़वा कहते हैं। क्या कहते हैं? कड़वा। तो आप अगर देखें तो कोई भी कड़वी चीज, करेला हो गया, नीम हो गया, गिलोय हो गया, ये खाने में अच्छे नहीं लगते हैं लेकिन क्या करते हैं? भोजन में रुचि उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, याद रहेगा, याद तो होना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर काम नहीं चलेगा। 6वां प्रश्न कह रहा है कि चरक मतानुसार सर्वोत्तम लघु गुणात्मक रस है। चरक के अनुसार कह रहा है, किसी अन्य आचार्य का नाम नहीं है। तो चरक मतानुसार सर्वोत्तम लघु गुणात्मक, मतलब कि सबसे अच्छा, और लघु का मतलब जो जल्दी पच जाता है, लघु गुण वाला रस जो है कौन सा है? तो बस ये चरक कह रहे हैं। तो चरक के अनुसार तिक्त जो है सर्वोत्तम गुण वाला है, लघु है, इसलिए यह जो है जल्दी क्या होता है? गुणात्मक है, जल्दी मतलब कि पच जाता है, लघु गुणात्मक है, तो तिक्त रस को कहा गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है? पहले, सबसे पहले चीज तो ये है कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने फार्म भरा है आयुर्वेद फार्मासिस्ट का उत्तर प्रदेश में, और वो ये सोच रहे हैं कि नहीं हमारा तो कुछ होगा ही नहीं, हमने तो कभी क्लासेस की ही नहीं है। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए हम आपके बीच में हैं जो कभी क्लास नहीं किए हैं, उन्हें भी अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। तो आप अगर हमारे क्लास से जुड़ते हो, हमसे जुड़ते हो, तो आप अगर देख सकते हैं कि आप में जो ग्रोथ हुई है, आपकी जो अध्ययन में जो आपको वृद्धि दिखेगी, जो ग्रोथ दिखेगी आपको अपने पढ़ाई में, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं सर ने किया क्या है। ठीक है, तो करने का मतलब क्या है कि हम बस ये चाहते हैं कि आपने कभी क्लासेस नहीं की है, कॉलेज नहीं गए हैं, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं तैयारी बेहतर से बेहतरीन हो जाए, तो समय बहुत है, आप चाहें तो हमसे जुड़ करके आप तैयारी कर सकते हो। और अगर नहीं भी करना चाहते, कोई जोर जबरदस्ती जो है नहीं है, तो आपकी मानसिकता है, आप किस हिसाब से क्या करना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और अगर आपको ये लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, हम फ़ोन से नहीं पढ़ सकते हैं, तो आपको बता दें कि अगर आप कहीं जा कर के भी पढ़ना चाहते हो तो वो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो घर बैठे अगर ऑनलाइन क्लास करना है, आसानी से सारी चीज़ें बेहतरीन पढ़नी है, तो फिर आयुर्भास्कर ऐप में आपका स्वागत है। बहुत बार आपको ये चीज़ें बताई गई हैं और जो बच्चे क्लास कर रहे हैं वो आपको खुद बताते होंगे कि किस तरह से चीज़ें बताई जाती हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। कह रहा है इनमें से कौन सा द्रव्य कटु रसात्मक और शीतवीर्य है? कौन सा द्रव्य कह रहा है कटु रसात्मक, मतलब जिसमें कटु रस हो और शीतवीर्य भी हो, कौन सा द्रव्य है? तो वह जो है लवंग है। लवंग क्या है? लवंग हमेशा शीतवीर्य होता है, दिमाग में रखना, ये शीतवीर्य होता है। गरम मसालों में प्रयोग में नहीं लेते हैं, कई जगह जो गरम मसालों में लवंग भी मिला देते हैं, लेकिन लवंग जो है शीतवीर्य है, तो इसको आप गरम प्रकृति का मत जानिएगा, उष्ण मत जानिएगा। यह क्या होता है? कटु रसात्मक है, मतलब कि तीखा है और शीतवीर्य होता है। कौन? लवंग। रसोन जो है नहीं होगा, रसोन लहसुन को कह सकते हैं, मरीच आपको पता ही है, शुंठी सोंठ को कहते हैं। तो लवंग जो है इसमें दोनों चीज़ें होती हैं, मतलब कि यह कटु रसात्मक होता है और शीतवीर्य भी होता है, मतलब कि इसकी प्रकृति तासीर जो है शीतल होती है। 8वां प्रश्न लेते हैं। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है? विभिन्न प्रकार के व्रणों, व्रण का मतलब कई बार बताया गया कि फोड़े फुंसी को व्रण कहा गया। तो विभिन्न प्रकार के व्रणों में पाक निर्मित किस रस के अतियोग से होती है? कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के व्रणों में पाक निर्मिति, मतलब कि जो व्रण होते हैं वह पाक निर्मिति, मतलब वो कि पक जाते हैं, किस रस के अतियोग से? कौन से रस के अतियोग से व्रण जो है पूरी तरह से पक जाते हैं, मवाद पस हो जाता है उसमें, और कहने का मतलब क्या है? उसके नष्ट होने का वो समय है, ऐसा वो लक्षण दिखाते हैं जब वो पाक निर्मिति उसमें होती है। तो कौन सा रस जो है यह करता है? तो वो है अम्ल रस। कौन सा रस?
अम्ल रस जो है पाक निर्मिति करता है, इसके मिलने से अतियोग से पाक निर्मिति होती है व्रणों में। 9वां प्रश्न लेते हैं। 9वां प्रश्न कह रहा है शोथ। शोथ को कई बार बताया गया कि बाह्य रूप से अगर सूजन है तो उसे शोथ कह रहे हैं। तो शोथ एवं रक्त विकार किस रस के अतियोग से उत्पन्न व्याधियां हैं? मतलब शोथ भी हो सकता है और रक्त विकार भी हो सकता है। ऐसा रस कौन सा है जिसकी ज्यादा मात्रा हमारे शरीर में व्याधियां उत्पन्न करती हैं, शोथ वाले और रक्त विकार वाले? तो वह है लवण। क्या है? लवण। लवण रस के अतियोग से, लवण रस के अतियोग मतलब कि ज्यादा मात्रा से या किसी चीज में ज्यादा अगर लवण रस मिल रहा है या उसका प्रयोग हम कर रहे हैं तो शरीर में शोथ और रक्त विकार उत्पन्न हो सकता है। तो लवण की ये एक तरह से हम बोले तो दोष है, लवण रस की एक दोष के तरह हम उसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मद। मद का बार बार हमने बताया है कि मद का मतलब नशे से समझिएगा, नशा है, मदांतता को बताया जा रहा है। संताप आदि। तो संताप की बात करेंगे तो जैसे ज्वर में जैसे ताप होता है, ज्वर में जो ताप होता है, ज्वर में जो ताप है उसे हम संताप कह सकते हैं। ठीक है, तो शरीर के तपने को संताप कहा गया। तो मद, संताप आदि लक्षण किस रस के अतियोग से होता है? मतलब कि कौन सा रस अगर आप ज्यादा मात्रा में ले लेते हो तो मद भी हो सकता है और संताप भी हो सकता है। तो वह रस जो है कटु है। मतलब कि कटु रस ज्यादा मात्रा में अगर लेंगे तो मद और संताप जो है हो सकता है। उसी तरह से आगे वाला प्रश्न अगर देखें 11 नंबर, तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि सुश्रुतानुसार या सुश्रुत मतानुसार भोजन के अंत में कौन से रसों का प्रयोग करना चाहिए? अब देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, हो भी सकता है एग्जाम में ये सम्मिलित हो सकता है। कहा जा रहा है कि सुश्रुत के मतानुसार भोजन के अंत में कौन सा रस प्रयोग में लेना चाहिए। तो भोजन के अंत में जो रस लेना चाहिए कटु, तिक्त और कषाय। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अंत में हम कषाय खाएं तो बहुत ही बेहतरीन है। आप कटु भी ले सकते हैं, तिक्त भी ले सकते हैं, कषाय भी ले सकते हैं। कहीं भी उल्लेख नहीं है कि भोजन के अंत में हम मधुर लें। क्यों? हमने पहले ही बता दिया कि मीठा जो है गुरु होता है, तो अगर हम गुरु बाद में अगर खाएंगे तो वो पचने में समय ज़्यादा लेगा। ठीक है, तो हमें मधुर जो चीज़ है उसे नहीं प्रयोग में लेना है, जो पथ्य हैं उनका प्रयोग करना है। कटु, तिक्त और कषाय का हम अंत में प्रयोग कर सकते हैं। हमारे भोजन प्रणाली में क्या है, थोड़ा सा उल्टा जुड़ गया है कि नहीं खाने के बाद से हम मीठा खाते हैं, तो ऐसे में सुश्रुत कहते हैं कि खाने के अंत में हमें कटु, तिक्त और कषाय रस वाले जो भोज्य पदार्थ हैं उसे लेना चाहिए। तो इस चीज़ को हम मान करके प्रयोग में ले सकते हैं। अगला प्रश्न अगर देखा जाए 12वां, तो इसमें कह रहा है कि भाव मिश्र ने अग्निसंदीपनार्थ एवं जिह्वा कंठ विशोधनार्थ में किसका सेवन भोजनाग्रह करना बताया। समझते हैं इसको। कह रहे हैं कि आचार्य भाव मिश्र ने अग्निसंदीपनार्थ मतलब कि अग्नि का दीपन करने के लिए, अग्निसंदीपनार्थ का मतलब क्या हुआ? अग्नि का दीपन, अग्नि का दीपन। तो अग्नि का दीपन मतलब अग्नि बढ़ाने के लिए, जठराग्नि की बात हो रही है, भूख को बढ़ाने के लिए। एवं जिह्वा कंठ विशोधनार्थ मतलब कि जीभ कंठ का शोधन करने के लिए, जीभ और कंठ का शोधन करने के लिए किसका सेवन भोजनाग्रह। भोजनाग्रह का मतलब क्या है? भोजन में पहले या भोजन से पहले। ठीक है, भोजन ले रहे हैं तो उसमें सबसे पहले, भोजन से पहले करना बताया है। तो अब किसका प्रयोग, मतलब इनमें से किसका प्रयोग करने के लिए बताया है? तो जितने भी हैं सब औषधि द्रव्य हैं। तो इसमें लवण और आद्रक का मतलब, लवण और आद्रक, आद्रक मतलब अदरक, नमक और अदरक का प्रयोग जो है आचार्य भाव मिश्र बताते हैं कि नमक और अदरक हमें प्रयोग में लेना चाहिए भोजन से पहले। जिससे क्या होगा? भूख भी बढ़ जाती है, जिह्वा कंठ का शोधन भी हो जाता है, इसलिए इन्हें हमें भोजन से पहले लेना चाहिए। ठीक है, अगर आपको तैयारी करनी है, सिलेक्शन पाना है, चाहे आप आयुर्वेद नर्स में सिलेक्शन पाना चाहते हो, आयुर्वेद फार्मासिस्ट में सिलेक्शन पाना चाहते हो, तो इस तरह की पढ़ाई तो बनती है। ठीक है, अब ये नहीं कि आप भाग्य भरोसे बैठ जाओगे, नहीं, हम अपना खुद का कर लेंगे। समय सीटें जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, संख्या कम है, तो आप तब इस भ्रम में मत रहिएगा कि आपका आसानी से अपने आप हो जाएगा। क्योंकि जब एग्ज़ाम में प्रश्न दिखेंगे ना तो हवा नहीं लगेगा। ठीक है, हवा लगेगा नहीं, कारण ये है क्योंकि आपका पाला कभी प्रश्नों से ऐसे पड़ा नहीं है। ठीक, तो अभी भी समय है, देर न कीजिए। क्लासेज आप, अब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है टोटली जो क्लास है यूट्यूब से ही करो, कोई ज़रूरी नहीं है। आप डिटेल क्लास जो है हमारे ऐप से कर सकते हैं।
आचार्य चरक ने रस का विवेचन कहाँ किया है? इनमें से जो चीजें, जो भी सूत्र स्थान दिया है, विमान स्थान दिया है, तो इनमें से अगर देखें तो पूछा जा रहा है कि आचार्य चरक ने रस का विवेचन किस स्थान पे किया है। ठीक, तो रस का विवेचन जो है आचार्य चरक ने सूत्र स्थान 26 पे किया। जैसे आप सभी को ऐप में पढ़ाया जाता है तो हर जगह हम क्या करते हैं, स्थान की विवेचना करते हैं, अंकित करते हैं कि इस अध्याय से या इस स्थान से लिया गया है। तो प्रश्न ऐसे ही हो सकता है, अगर स्थान से प्रश्न पूछा जाए तो इस तरह से पूछा जाएगा। इसलिए कोई भी पार्ट जो है इंपॉर्टेंट आप समझ करके ही पढ़िएगा, कोई ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि नहीं ये जरूरी नहीं है, परीक्षा में आएगा कि नहीं आएगा। तो सूत्र स्थान 26 में उल्लेख है किसका? रस के विवेचन का। तो इनकी विवेचना, रसों की विवेचना जो है चरक ने कहाँ पे दिया? सूत्र स्थान 26 में, याद रहेगा। अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें कह रहा है आचार्य चरक ने, ये बड़ा प्रश्न है, समझने में समय लगेगा, आपको समय की बाध्यता होती है परीक्षा में, तो आप क्या कीजिए, मुख्य चीजों को पढ़ने का आदत डालिए। जैसे कह रहा है, किसने कहा है? आचार्य चरक ने त्रिविध परिणामवाद के दोष धातु मलों पर कर्म निर्देश करते समय धातु को सभी धातुओं के प्रतिनिधि के रूप में दर्शाया गया। मतलब कि इनमें से कौन सी धातु, आप देखिए लास्ट वाला लाइन अगर पढ़ेंगे तो धातुओं के प्रतिनिधि के रूप में दर्शाया गया है। बस लास्ट में ही क्वेश्चन समझ में आ जा रहा है कि इनमें से जो धातुएं हैं उनमें से किस धातु को सभी धातुओं के प्रतिनिधि के रूप में बताया गया, जो सबका एक तरह से पोषण करती है। ठीक है, तो हम देखें तो धातुओं के त्रिविध परिमाणवाद में कह रहा है कि जो धातुएं हैं उनमें से सबका पोषण करने वाला, सबका सृजन करने वाला, सबकी एक तरह से वृद्धि करने वाला या शमन करने वाला, सबका एक तरह से संतुष्टि या संपोषण करने वाला जो रस है वह कौन सा, जो धातु है वो क्या है? रस धातु है। ठीक है, रस धातु की बात की गई है, तो इस हिसाब से आपको इसे देखना है। हम क्या बता रहे थे कि आचार्य चरक ने त्रिविध परिणामवाद के दोष धातु मलों पर कर्म निर्देश करते समय धातु को सभी धातुओं के प्रतिनिधि के रूप में दर्शाया गया है। एक चीज क्या कह रहा है कि धातुओं के, क्वेश्चन एक बार और पढ़ लीजिए, धातुओं के प्रतिनिधि के रूप में दर्शाया गया। किसको? कर्म निर्देश करते समय धातु को सभी धातु, मतलब कि सभी धातुओं का प्रतिनिधि है। मतलब ये कि जो धातु, अंत धातु का जो उत्पाद है वह एक तरह से प्रतिनिधि है। तो आप इसको सही कीजिएगा, वो थोड़ा सा गलत हो गया। तो रस जो है क्या करता है? पोषण सबका करता है, लेकिन प्रतिनिधित्व अगर कहेंगे या उत्पाद कहेंगे सप्त धातुओं का तो वह शुक्र है। तो शुक्र को पोषित सभी करते हैं, मतलब कि इसको पोषण सभी से मिलता है। 6 जो धातुएं हैं इनका पोषण करते हैं, तो प्रतिनिधित्व के रूप में शुक्र हो जाएगा। ठीक है, अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतिम प्रश्न जो है, इस जो MCQ भाग है 5, उसका अंतिम प्रश्न जो है बेहतरीन है। कह रहा है सृष्टि विणमूत्र मारुत किस परिणाम की क्रिया है? सृष्ट कह रहा है, सृष्ट विणमूत्र मारुत। ठीक है, तो परिणाम की क्रिया है, कौन सी क्रिया के बारे में कह रहा है? कौन सी क्रिया है? तो यह मधुर अम्ल की क्रिया है। ठीक, सृष्ट विणमूत्र मारुत जो है क्रिया है किसकी? मधुर और अम्ल रस की क्रिया के अंतर्गत ये आता है। तो 15 प्रश्नों का जो समाकलन आपके लिए किया गया था द्रव्यगुण विज्ञान के अंतर्गत, तो ये इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, अब इसमें देखिए कुछ प्रश्न जो है हम आपको, आपके लिए, आपके ऊपर नहीं छोड़ रहे हैं, कारण भी है उसमें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो नहीं पढ़े हुए हैं और उनको नहीं समझ में आ रहा, तो जवाब देंगे क्या? हम क्या कर रहे हैं कि आपको उत्तर, सभी जो भी आपको सीरीज दी जा रही है MCQ की, उसमें आप सभी को उत्तर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बाद में हम एक समायोजन करके लाएंगे, सभी विषयों का एक साथ हम MCQ देंगे और उसमें तब आपसे प्रश्न किया जाएगा कि आपकी पढ़ाई कैसी है, तब पता चलेगा। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।